मध्य प्रदेश बीजेपी में फिर हलचल, लगातार बैठकों का दौर। बीजेपी ऑफिस, सीएम हाउस में मंथन, किस बदलाव को लेकर अटेंशन। वैसे तो बीजेपी हमेशा ही चुनाव को लेकर तैयार रहती है, लेकिन जब अलर्ट पार्टी में मंथन बढ़ जाए तो फिर पब्लिक का इस हलचल के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है। पिछले 2 दिनों से बीजेपी में फिर बैठकों का दौर दिखा है। बैठक सिर्फ बीजेपी कार्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीएम हाउस में भी मीटिंग हुई है। कोर ग्रुप की मीटिंग की भी बात सामने आई है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी सुहास भगत, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। कहा तो ये भी जा रहा है कि नए कोर ग्रुप में सिंधिया को भी शामिल किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये जो वर्ष है उसको श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। जन्म शताब्दी वर्ष के हमारे जो कार्यक्रम हैं उनकी तैयारी की दृष्टि से, क्योंकि वर्ष भर ये चलेगा, संगठनात्मक काम का हमारा जो सुदृढ़ीकरण, काम का विस्तार, उन्हीं सारे पहलुओं पर आज बैठक में मुख्य तौर पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक की रणनीति का खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस हलचल को चुनावी तैयारी और संगठनात्मक कसावट से जोड़कर तो देख ही रहे हैं। स्वाभाविक रूप से शिवराज जी हमारे नेता हैं और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का बहुत तेजी के साथ विस्तार भी हो रहा है और जन कल्याण भी हो रहा है। वैसे बीजेपी की इन बैठकों पर कांग्रेस की भी निगाह है। पहले सुनिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया, फिर बताएंगे बीजेपी की हलचल पर राजनीतिक जानकार और क्या सोचते हैं। कुल मिला के बीजेपी के अंदर पूरी तरह से रस्साकसी चल रही है, घमासान चल रही है और आने वाले जो उपचुनाव हैं इसमें इसके सब रिजल्ट आ जाएंगे। राजनीतिक जानकार बीजेपी में ताजा हलचल को कड़े फैसलों से जोड़कर देख रहे हैं। हाल ही में प्रभारी मुरलीधर राव ने उन नेताओं के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया था जो 4-5 बार के विधायक हैं, फिर भी असंतुष्ट हैं। हो सकता है 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट में कई नए चेहरे नजर आएं। इतना ही नहीं, निगम मंडलों में रिक्त पदों पर भी कई नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। हाल ही में गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। संभावना है कि रामपाल और राजेंद्र शुक्ल जैसे दिग्गजों को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। सिंधिया समर्थक भी शामिल किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 2018 की कमजोरी भी इन हलचलों के केंद्र में है। अगर बीजेपी की इन हलचलों को एक नाम दें तो इसे पार्टी का बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सुपर एक्टिव बीजेपी। बीजेपी अपनी उसी शैली में आगे बढ़ रही है जिसके लिए वो पहचानी जाती है और शिवराज सिंह चौहान जी के लिए तो ये कहा ही जाता है कि एक चुनाव ख़त्म होता नहीं कि वो अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं और यही नज़ारा हम इस वक्त देख रहे हैं बीजेपी में। तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश में, चाहे कैलाश जी की बात करें या फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें, और कोशिश सबकी यही है कि अब उपचुनाव से दमोह में जो एक झटका लगा है बीजेपी को, उस झटके से उबरने का एक ही तरीका है कि ये जो बाई इलेक्शंस हैं, क्योंकि खंडवा उपचुनाव लोकसभा का वो भी बहुत सरल नहीं माना जा रहा है और समीक्षकों का मानना है कि काफ़ी टसल का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच वो हो सकता है। तो बीजेपी की कोशिश है कि वो इन उपचुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करे और कांग्रेस को एक सेटबैक देने के साथ ये भी बताए कि 2023 के लिए वो एक मजबूत दावेदार है और दमोह की जीत एक अपवाद हो सकती है, लेकिन वो अब आगे बढ़ रही है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, मैसेजेस हैं, संभागीय संगठन मंत्रियों के दायित्व तो बदले गए हैं। चर्चा ये भी है कि अब उनकी क्या भूमिका होगी। प्रदेश कार्य समिति सदस्य के तौर पर ज़रूर उन्हें नए दायित्व की तरफ भेजा गया है, लेकिन वो ऐसा कोई दायित्व नहीं है जो उनके अनुभव को देखते हुए उसकी उपयोगिता की तरफ बढ़ सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्या बीजेपी इस बार 2023 में ये भी चौंकाएगी कि जो 4-4 या 5-5 बार के विधायक हैं उनके टिकट्स को लेकर भी कुछ सोचा जा सकता है? कई सवाल हैं मन में, आज बात करेंगे इन पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता आनंद जाट जी हैं, उनका स्वागत है। और बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे सनवर पटेल,
युवा नेता हैं और बीजेपी से जुड़े हैं। संदीप जी, किस तरह देखते हैं आप ये जो कोशिशें लगातार परवान चढ़ रही हैं बीजेपी की, एक के बाद एक बैठक, मीटिंग्स, और ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव अभी हैं और बड़े बड़े ऐसे चुनाव हैं जो बड़े चैलेंज के चुनाव हैं। यही बीजेपी की ताकत है। कांग्रेस, मैं ये नहीं कहूँगा, कांग्रेस की अपनी शैली है। कांग्रेस अपने समय पर जागरण के साथ उठ खड़ी होने की कोशिश करती है और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि बीजेपी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। कोई चिंता भी किसी नेता के चेहरे पर नहीं है। ये कांग्रेस का स्वभाव है, बीजेपी की अपनी शैली है। क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है और कई बार ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत करीब है, उसकी तैयारी कर रही है। वर्तमान में बीजेपी के लिए जो उपचुनाव हैं 4, ये वाकई में बड़े चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि ये चुनाव जो होना है वो उन हालातों में होना है जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उसके बाद महंगाई बढ़ी, किसान आंदोलन है और भी चीज़ें हैं। एक तरफ वो मसला है तो उसकी तैयारी तो राजनीतिक दल है तो वो तैयारी करेगा ही। बीजेपी के साथ एक चीज़ और है कि उनके यहाँ कई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, बड़े पैमाने पर निगम संगठन में नियुक्तियां होना है, तो पार्टी की एक रणनीति होती है और उस पर काम करते हैं। जहां तक आपने सक्रियता की बात की है तो स्वाभाविक है कि इस समय सक्रियता कुछ ज़्यादा है पार्टी के अंदर, और उसके पीछे कारण ये है कि पार्टी अपने को और मजबूत करना चाहती है। दूसरा, सत्ता और संगठन में समन्वय की। लेकिन जो कयासबाजी है राजनीतिक गलियारों में, उसके भी कई कारण हैं, क्योंकि कई राज्यों में बड़े बदलाव हुए हैं और चौंकाने वाले भी बदलाव हुए हैं। यही कारण है कि तरह तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन मुझे जो लगता है वो आने वाले समय में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव, नगरीय निकाय, पंचायत के चुनाव के साथ साथ होने वाली नियुक्तियों को लेकर मंथन का दौर ये चल रहा है। इसे हाल फिलहाल नया रूप भी दिया जा सकता है, राजनीतिक दल कांग्रेस कुछ कह भी सकती है, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा फैसला होगा। जी, पहले मैं आनंद जी की प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर सनवर पटेल साहब की तरफ चलूंगा। जी आनंद जी। देखिए, 2 चीज़ों पर मैं बात करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल ना होकर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ये मेरा मानना है। दूसरा ये है कि ये जो बैठकें हो रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर मैं खुश होता अगर ये बैठकें शिवराज सिंह चौहान जी के अनुसार किसानों को 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सोयाबीन की फसल की राहत राशि या मुआवजा देने के लिए होती। मैं खुश होता कि 2020 का जो किसानों को बीमा का भुगतान अभी तक खरीफ फसलों का नहीं हुआ है वो हो जाता। आजकल एक फैशन है कि हर नेता जो है खुद को किसान पुत्र और किसान बताने में लगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी किसान पुत्र हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री खुद को किसान बताते हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से ही हैं। उसके बावजूद इन सभी लोगों को कौन रोक रहा है किसानों की सहायता करने से, किसानों का बीमा और राहत राशि देने से? क्या सिंधिया जी रोक रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2 तरह के कानून दिखाई देते हैं उस तरह से सिंधिया जी का दबदबा तो दिखता है कि हम अपने धार्मिक आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुरैना और ग्वालियर में जिस तरह का रोड शो तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाकर करवाया गया वो ये दिखाता है कि जलजला तो है, तो समझ में नहीं आता है। दूसरा, पता नहीं किस तरह की रणनीति है कि कल पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, और पन्ना में ही हमारी एक बहन जो है वो तेजाब एसिड अटैक की घटना से प्रभावित हुई, वो विक्टिम बनी, और उनसे अगर मिल आते तो थोड़ी सी संवेदनाएं दिखाई देती। लेकिन मध्य प्रदेश जिस तरह से अभी पौराणिक जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना कुप्रबंधन जो है वो सर चढ़कर बोला है, और उसके बावजूद आप कितनी निर्लज्जता से चुनाव में जनता के पास पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, एक राजनीतिक दल तो कतई नहीं है। संदीप जी, आपने बोला ऐसा कुछ कुप्रबंधन ऐसा कोरोना नहीं को बोला लेकर? मैंने जी। मसला कहा कि दूसरी लहर है, किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन मैंने कुप्रबंधन की बात नहीं की। लेकिन ये बात सही है कि ये समस्याएं रही हैं और राजनीतिक दल के लिए मुद्दा तो हो सकता है। जी पटेल साहब, क्या आपने सुनी दोनों हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर और आपके युवा मित्र कांग्रेस के आनंद जाट जी की बात, आपकी रिएक्शन? जी। देखिए शरद जी, जो हमारे विद्वान मित्र हैं उन्होंने जो बात कही मैं उनका सिलसिले से जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो संदीप जी ने जो कहा
मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि संदीप जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्शन मोड में होती है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 365 दिन सक्रियता के एक्शन मोड में होती है। कैसे हमको काम करना चाहिए, कैसे गांव गरीब और किसान के बारे में सोचना चाहिए, उनके बीच में जाकर उनका विकास करना चाहिए। और जब ये सक्रियता होती है तो बैठकें होती है, और भारतीय जनता पार्टी की जब बैठकें होती है तो उसमें योजनाएं बनती है, योजनाओं पर अमल करने का काम किया जाता है, पिछली योजनाओं की समीक्षा होती है, और उसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी 323 सीट के साथ सर्वोच्च पर है, देश से लगाकर प्रदेश तक सरकार है। अब हमारे मित्र जो है, जो विद्वान मित्र कांग्रेस के आनंद जी ने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो इवेंट का काम करती है। बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव गरीब और किसान के लिए रात दिन काम करने का काम करते हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को विकास के सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए रात दिन काम करते हैं। आपने कहा कि महाराज सिंधिया जी की जो रैली निकली तो उसमें ऐसा क्यों हुआ, सिंधिया जी का रोड शो ऐसा क्यों हुआ। देखिए, सिंधिया जी का जब रोड शो हुआ तो ग्वालियर के अंदर कैसे जो संक्रमित के थे वो 0 थे, और सिंधिया जी इस देश के बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है। कांग्रेस ने 2018 में उनको अपना चेहरा बनाया, और जब सीएम बनाने की बारी आई तो वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता हमारे कमलनाथ जी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बात यही नहीं रुकी, उनको लगातार अपमानित करने का काम किया। जब वो अपमान उन्होंने सहन नहीं किया, राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आए, और आज वो देश में एक बड़े मंत्री है केंद्र में, और जब वो अपने जिले में जाते हैं, अपने गृह नगर में जाते हैं, तो वहां की लाखों लाख जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करती है, उनका अभिनंदन करती है। तो ये रोड शो हो जाता है। पूरा की पूरा रोड शो जो हुआ है वो पूरे अनुशासन में, पूरे कोरोना के नियमों का पालन करते हुए और उसकी अपील के साथ हुआ है। और ये हमारे बड़े नेता, उनकी जो तारीफ है, उनका जो चेहरा है, पूरे देश में स्वीकार्य है। ये इस कारण से ये एक बड़ा रोड शो हुआ है। बिल्कुल, सिंधिया जी तो एक्स्ट्रा मास्क लेके भी चलते हैं, और ज़रूरत होती है तो तुरंत दे भी देते हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उनके पास एक अतिरिक्त मास्क हमेशा रहता है, और देखते हैं तो मास्क आगे भी बढ़ा देते हैं। चलिए, दोनों मित्रों ने अपनी बात की है। संदीप जी, ये कल्चर तो दोनों पार्टियों का मुख्तलिफ है, भिन्न है, अलहदा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी 2018 से सबक लेकर, और दमोह के बाद तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा, मतलब उसकी जो भी बैठकें हो रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि 3 महीने बाद चुनाव है। और उन बैठकों का जो मंथन है, मंत्रियों को दायित्व देना, मंत्रियों से निरंतर चर्चा करना, ये चीज़ें आपको एडवांटेजियस पोजीशन में तो पहुंचाती हैं। कांग्रेस की अपनी सीमा और मर्यादा है, और ये और भी बढ़ जाती है जब आपके पास कमलनाथ जी जैसा टॉप मोस्ट सीनियर लीडर हो कांग्रेस का, जिनसे बहुत ज़्यादा आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं समझाइश दे सकते हैं कि ये बैठकें ऐसी हों सर, ऐसा किया जाए। बीजेपी लगातार बैठक कर रही है क्योंकि उनकी शैली भी अलग है, और उनकी टीम का एक अंदाज भी अलग है, और कई बार उनकी जो टीम काम करती है मैदान पर वो अराजनीतिक भी होती है। वो उनके साथ बरसों बरस काम करने वाली फीडबैक की प्रणाली से जुड़ी टीम है। हालांकि 2018 में इसी टीम ने उनको नतीजे बेहतर दिए, फिर भी आप कैसे तुलना करते हैं दोनों पार्टियों की? शरद जी, 2018 के चुनाव में बीजेपी को मात मिली, उसके बाद उपचुनाव में फिर वो जीते, लेकिन दमोह का चुनाव हारे। इससे सीख ली है बीजेपी को ने, हमें ये मानना पड़ेगा। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी वीडी शर्मा को सौंपी गई। उसके बाद से पार्टी की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। उससे पहले के 18 के चुनाव में पार्टी को हार मिली थी। स्वाभाविक सी बात है, जब संगठन में कोई नया व्यक्ति आता है तो वो संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करता है, वो उन खामियों को भी कम करने की कोशिश करता है, जिसके चलते उसे एक चुनाव में हार मिली। बीजेपी हमेशा एक बहते हुए पानी की तरह रहना चाहती है शरद जी, मुझे ऐसा लगता है। यही कारण है कि हमने देखा हमेशा कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भोपाल में 1 या 2 दिन रुकते हैं, पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं। ऐसा कांग्रेस में नहीं होता। कार्यकर्ता में ये भरोसा पैदा होता है कि अध्यक्ष हमारे बीच आ रहा है, संगठन हमारा सक्रिय है, तो कार्यकर्ता उत्साहित होता है। जैसे हम मैच में देखते हैं ना, भीड़ जब शोर करती है तो खिलाड़ी भी उत्साहित हो जाता है। ठीक वही स्थिति राजनीतिक दलों के साथ होती है। जैसे आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस की अपनी शैली है। वीडी शर्मा को तो लोग सलाह दे सकते हैं, कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सलाह दे सके।
कमलनाथ जी के जो आसपास के लोग हैं, जो आपने अराजनीतिक कहा, वो लोग उन्हें सलाह मशवरा देते रहते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। दोनों राजनीतिक दलों के काम करने का अंदाज हमें ऐसे लगता है कई बार कि वो 100 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं और ये रिले रेस दौड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कई बार मुझे। आनंद जी, ये एक बड़ा विश्लेषण का सिरा है कि ये ठीक बात है कि आप कह सकते हैं कि 2018 में भी हम रिले रेस ही दौड़ रहे थे, लेकिन हम रिले रेस दौड़कर भी जीत गए और फर्राटा दौड़ में माहिर बीजेपी को हमने पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर भी आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हर बार वही कहानी दोहराई जाएगी। 2018 की परिस्थितियां अलग थीं इस मायने में कि 15 साल का बीजेपी का शासन था और किसान कर्ज माफ़ी आपके जो तुणीर है आपके पास, जो गांडीव था, उसमें एक बहुत मजबूत बाण उसका किसान कर्ज माफ़ी का मसला था। फिर उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ थे, दिग्विजय सिंह जी थे जिन्होंने नर्मदा यात्रा, परिक्रमा यात्रा करके एक अद्भुत वातावरण बनाया। ये स्थितियां क्या इस बार ठीक हैं? सिंधिया जी को माइनस कर दीजिए, लेकिन पचौरी जी चुप हैं, अजय सिंह जी से बीजेपी के नेता मेल मुलाकात कर रहे हैं, परिस्थितियां काफ़ी भिन्न हैं इस बार। बहुत अच्छा सवाल सर आपका है। मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँगा। आप 2018 की बात कर रहे हैं, मैं 2008 में भी सिंधिया जी हमारे साथ थे, 2013 में भी हमारे साथ थे, लेकिन जब नेतृत्व कमलनाथ जी का था तो 18 में जनता हमारे साथ आई और वही नेतृत्व, वही करिश्माई नेतृत्व इस बार भी हमारे साथ है। अगर सिंधिया जी चुनाव जिताने की क्षमता रखते तो 13 में जिताते, 8 में भी वो कहीं नहीं गए थे ना। तो इसलिए ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो बेसिक अंतर है वो ये है कि हम लोगों की परवाह करते हैं और ये संपत्तियों की परवाह करते हैं। चलिए पटेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं तो आपको बोलो, पूरा मौका रहेगा आपको। पूरी बात कह लूं, इससे क्या है, रोचकता बढ़ जाती है सर जी। देखिए हमारे जो विद्वान मित्र हैं उन्होंने कहा है कि अंतर क्या है दोनों में। अंतर ये है जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि यहाँ बीडी शर्मा जी है, वहाँ कौन है? वहाँ कमलनाथ। चलिए आपकी बात मुख्यमंत्री कौन? कमलनाथ जी। अब मैं आता हूँ आपकी तरफ, पूरा मौका रहेगा, पूरा मौका रहेगा पटेल साहब आपके पास जी। अभी कमलनाथ जी कहाँ बोलिए बोलिए आज कहाँ है जी, बोलिए। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ, कहीं विदेश में है, इलाज कराने गए, कौन बैठक करेगा? एक परिवार बैठक करेगा या संगठन करेगा? चलिए मैं आता हूँ ना आपकी तरफ, आता हूँ पटेल साहब, आधारित पार्टी। धैर्य रखिए जी, बोलिए जाट साहब। वास्तव में जो सच्चाई है उसको स्वीकार करते पटेल साहब तो बड़ा अच्छा होता कि विंध्य के और महाकौशल के जो 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात कहने जाते हैं तो उन्हें नालायक कह दिया जाता है और आज कह रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है और वो इलाज कराने के लिए 4 दिन के लिए अपने कार्यक्षेत्र से बाहर हो गया है तो उस पर सवाल होंगे। वाह, क्या बेहतरीन बात आपने कही है। मैं अगली बात अपनी कह लूं, आप बीच में मत बोलिए, आपको पूरा मौका देंगे। ऐसी कटुता की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बहुत सामान्य तरीके से कर बात करिए, हंसिए, लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत आराम से बात कर रहा हूं। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपकी पार्टियों के कर्णधार पता नहीं क्या मूल्यांकन करते हैं, मैं अधिकारी नहीं उन पर टिप्पणी करने का, लेकिन ये कोई नूरा कुश्ती तो भोपाली शब्द है सर, मुर्गा लड़ाई नहीं है कि कौन जीत गया, किसने ज्यादा शोर मचाया सर। हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे बीजेपी के ही एक व्यक्ति ने ये बताया कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में 3 तरह की चीजें हैं, एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट और एक नाराज गुट, और उसी सबको साधने के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये तो आप ही लोगों ने दिखाया तो मुझे समझ में आया कि वास्तव में ये सारे असंतुष्ट और ये नालायक लायक वाली जो भी बहस है वो सब इसी में चल रही है। तो सिंधिया जी जहां जाते हैं वहां गुटबाजी लेकर जाते हैं, वो उनका एक अपना जिसको मैं कहता हूं कि वो उनका यूएसपी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय संकट में है और इस संकट से उबरने का रास्ता कोई नहीं मिल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि कोरोना के समय भारतीय जनता पार्टी कहां थी, लोग कहां थे, उसके बाद अभी श्योपुर में पूरा बाढ़ के दौरान आपके ब्रह्मांड के सर्व लोकप्रिय नेता कहां थे जब पूरी जनता त्राहिमाम कर रही थी उस समय? किस तरह की बातें आप करते हैं? चलिए अब सुन लेते हैं पटेल साहब। भोली भाली जरूर है लेकिन बहुत समझदार है और इस बार बरगलाने में नहीं आने वाली है, कितना ही इवेंट कर लीजिए। जी पटेल साहब, आप बिल्कुल चिंता न करें आनंद जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ।
ना कोई महाराज गुट होता है भारतीय जनता पार्टी में, ना कोई मुख्यमंत्री जी का गुट होता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होती है। कोरोना काल का जहां तक आपने प्रश्न किया है, एक एक जिले का एक एक प्रभारी मंत्री बनाया और प्रभारी मंत्रियों ने जाकर जो वहां काम किया, जिस प्रकार से दिन के आंसू पहुंचने का काम किया, मेरी बात पटेल साहब कुछ आनंद जी जोड़ना चाह रहे हैं 30 सेकंड में, वो बोल लीजिए। अधिकतम मंत्री हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी तक संक्रमित हुए ये लोगों के बीच में जाकर काम करते हुए। श्योपुर में जब अति वर्षा हुई तो श्योपुर के अंदर हेलीपैड नहीं था, फिर भी मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए, कच्चे हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर उतारा। बोल लीजिए, वो सुन लेंगे, 30 सेकंड में बोल लीजिए जल्दी। आप ही के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, आप देखिए कितनी दोहरी बातें करते हैं। आप ही के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं। ठीक है, आपकी बात रजिस्टर हो गई, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, कोई कमी नहीं रही, जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, शिवराज सिंह चौहान है, सशक्त मुख्यमंत्री है, सशक्त भारतीय जनता पार्टी है। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ आने वाले चारों चुनाव भी जीतने जा रही है। जी मुझे ये बताइए संदीप जी कि आनंद जी कह ज़रूर रहे हैं कि सिंधिया जी जहाँ भी जाते हैं गुटबाजी और कलह ले जाते हैं, लेकिन ये विचित्र संयोग है। मैं नहीं कहता कि ये संयोग ही कहूँगा मैं इसको, और कोई नाम नहीं दूंगा, कि ये गुटबाजी पंजाब में इतनी बढ़ी कि अमरिंदर साहब हटे, और आप सब जानते हैं कि क्या वजह रही। छत्तीसगढ़ में भी इसकी आंच हम महसूस कर रहे हैं, जहां बार बार मसला होकर बीजेपी घेराबंदी कर रही है। अगर मध्य प्रदेश में भी सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बीच में वो तालमेल होता जो बीजेपी में नज़र आता है, क्या बीजेपी में कम है प्रतिद्वंदिता? बिल्कुल नहीं है। क्या बीजेपी में महत्वाकांक्षा शीर्ष पद तक जाने की नहीं है? जवाब बिल्कुल आएगा, घोर महत्वाकांक्षा है, जितनी कांग्रेस में है, जितनी तमाम बड़े नेताओं के मन में हो सकती है। लेकिन वहाँ नियंत्रणकारी भूमिका संगठन की हो जाती है, और वो नियंत्रणकारी भूमिका में बता देता है कि भैया सही समय पर सही वक्त आएगा, आप नवजोत सिंह सिद्धू मत होइए, आप पंगेबाजी मत करिए। लेकिन कांग्रेस की हाँ ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये बढ़ती चली जा रही हैं। और यहाँ तो ये भी मुसीबत है कि राहुल गांधी चुनाव के ठीक पहले इमरती देवी के कमेंट को लेके कह देते हैं कि नरोवा कुंजरोवा की तरह बोल देते तो युधिष्ठिर की बात भी हो जाती। लेकिन यहाँ तो सत्यवादी एलिमेंट है। तो ये चीज़ें कांग्रेस के लिए लगातार, क्या आपको लगता है, बहुत मुश्किल का सबब बन रही? देखिए शरद जी, जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है तो आप ये तो मानना पड़ेगा कि वो एक जनाधार वाले नेता है। एक कह सकते हैं आप कि गुना का चुनाव हारे, एक ऐसा नेता जिसके साथ 22-24 विधायक चले जाएं। मध्य प्रदेश की राजनीति में तो ऐसा नहीं हो सकता। जहां तक आपने गुटबाजी की बात कही, जब किसी नेता को आप अपने से अलग करते हैं तो वो अलग हो जाता है। जैसे हम गेहूं छानते हैं तो कंकड़ अलग हो जाते हैं, इसी तरह से कांग्रेस में भी सिंधिया को अलग करने की कोशिश की, इसलिए वो गुट बन गया। यहां आके उन्हें महत्व दिया जा रहा है बीजेपी में, और बीजेपी में वैसी गुटबाजी अगर कोई करेगा तो संगठन उनका बहुत मजबूत है सर, समय समय पर नसीहत देता रहता है। आनंद जी ने एक बात कही कि वो नालायक कहा किसी नेता ने किसी नेताओं को। क्या कांग्रेस में यह संभव है कि 5 बार का विधायक 7 बार का विधायक सुन ले ये बात? ये अनुशासन का कारण है कि अगर बड़ा नेता कुछ भी बोलता है तो उसे लोग सुनते हैं, और 5-5 बार के विधायक मंत्री नहीं बनाए गए और उन्होंने बगावत नहीं की। क्या कांग्रेस में ऐसा हो सकता था? इन दोनों राजनीतिक दलों में बड़ा अंतर है। संगठन का यहाँ डंडा है, अनुशासन है, तो दूसरी ओर ये कहते हैं कि हम लिबरल हैं और आज़ादी है हमारे यहाँ बोलने की, लेकिन ये आज़ादी एक सीमा तक होती है, घर के अंदर होनी चाहिए। कांग्रेस में बाहर जाती है और वो एक मुद्दा दे जाती है बीजेपी को, और जनता के बीच भी जाता है कि कहीं ना कहीं बिखराव है कांग्रेस में। कांग्रेस में तो असलम शेर खान ये भी कह जाते हैं कि पैरेलल कांग्रेस की जरूरत है, एक वैकल्पिक कांग्रेस बनाने की आवश्यकता है। जी देखिए, दो चीजें मैं बहुत संक्षेप जिम्मेदारी के साथ, हाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो विकेंद्रित व्यवस्था में विश्वास करता है और हर स्तर पर लोगों को ताकत देता है। तो वो परिवार की एकता की बात करते हैं, और यहाँ केंद्रीयकृत संगठन भारतीय जनता पार्टी का है जिसमें 2 लोग निर्णय लेते हैं और बाकी लोगों को कहते हैं कि आप फॉलो कीजिए। 30 सेकंड है, जेल की एकता वाली पार्टी। 30 सेकंड बोलिए जी। दोनों बातें उन्होंने खुद के लिए बोल दी। ये सारी चीजें सोनिया जी और राहुल जी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ना वह नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, करना क्या है नहीं पता। चलिए अब कोई नीति नहीं, नियत क्या है
जी। पूरी खरा दे। बहुत धन्यवाद और नेतृत्व पटेल साहब। निकाल नहीं पाते, ना बहुत मध्य धन्यवाद प्रदेश में आनंद निकाल जी, पाते, ना बहुत देश में निकाल पाते। धन्यवाद संदीप पौराणिक जी। बड़ा सवाल यही है कि इतिहास की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो क्या सीखते हैं। ये बात इसी मंच पर हम कई बार दोहराते हैं कि श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह, इन तमाम दिग्गजों के बीच में एक ठहरे हुए चेहरे वाली महिला नाम इंदिरा गांधी दिल्ली मिलती है तमाम नेताओं से और सबकी शिकायतें बहुत गंभीर भाव से सुनती है और एक ही चीज़ कहती है कि आप सब से मेरा एक ही आग्रह है, मुझे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत चाहिए। और सब नेता सर झुकाकर कहते हैं जी मैडम, हम ऐसा करके दिखाएंगे। और वो चले आते हैं और ये इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अब शायद उसी इंदिरा गांधी की बीजेपी की तरह है, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा की टीम जब बैठती है तो एक ही आवाज़ आती है, जी जी जी, बिल्कुल हो जाएगा जी, नहीं कहीं कोई समस्या नहीं, समझा लिया जाएगा। और कांग्रेस में बगावती तेवर में सिद्धू कहते हैं, गुरु ठोको ताली, हटाओ इनको, कैप्टन साहब को, किसी काम के नहीं है ये। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो तो हमने देखा ही। समझना पड़ेगा आखिर राहुल जी अगर विनम्र हैं तो ऐसी विनम्रता चुनौतियों को तो जन्म देगी, लॉन्ग रन में ज़रूर फायदा पहुंचा सकती है। राहुल जी अगर ईमानदार हैं तो निश्चित तौर पर चुनावी राजनीति में ये ईमानदारी कई बार आपको हैवीली पे करनी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग रन में फ़ायदा भी देगी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये धैर्य रखना पड़ेगा कि ईमानदारी के रास्ते पर चलकर लंबा रास्ता उन्हें तय करना पड़ेगा। और जैसा राहुल जी खुद कहते हैं कि जितने लोग बाहर से आए हैं जिनका सपोर्ट बीजेपी या संघ को है वो चले जाएंगे तब कांग्रेस मजबूत होगी। तो क्या कांग्रेस इसका इंतजार कर रही है? बड़ा सवाल है, आप भी सोचिएगा।